स्पेन के प्लेयर। एक बार कमेंट बताइएगा स्पेन के कैपिटल क्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पेन का कैपिटल बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो स्पेन। जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स पहला टॉपिक है रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि डिप्टी गवर्नर का, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। परंतु इनके बढ़ाकर, अगर इनका बढ़ाया जाए तो कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो 5 बढ़ाकर 5 वर्षों तक कर किया जा सकता है। डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। रिजर्व बैंक में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, और डिप्टी गवर्नर 4 हैं। उनमें से एक है डॉक्टर MD पात्रा, दूसरे हैं M राजेश्वर राव जिनका कि कार्यकाल बढ़ाया गया है, तीसरे हैं T रविशंकर और चौथे हैं स्वामीनाथन जी। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है IPS KK N दारूवाला। ये IPS भी हैं और इंग्लिश स्टोरी लेखक भी हैं, इंग्लिश के राइटर भी हैं। तो इनको एक पुस्तक है द कीपर ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ द डेड। इस पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1984 में। 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनका निधन सितंबर में 2024 में हो गया था। ये छूट गए थे, इसलिए मैंने आज इसको कवर कर लिया है। सितंबर 2024 में इनका निधन हो गया था। इनको पद्मश्री पुरस्कार 2014 में मिल चुका है। 2014 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ये राइटर हैं और IPS भी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और सितंबर महीने का और MCQ का आप लोगों ने टेस्ट नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, हाई लेवल के प्रश्नों का करेक्शन यहाँ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 11 अक्टूबर के वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन स्लैम विनर के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने 5 ग्रैंड स्लैम विनर के बारे में बताया था जो कि सिंगल के थे, परंतु डबल जो ग्रैंड स्लैम विनर है उनके बारे में मैंने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। आज के वीडियो में उनका लिस्ट लेकर आया हूँ शॉर्ट में। वो देख लीजिए कौन कौन से और कहाँ से बिलोंग करते थे, कब वो एक ग्रैंड स्लैम विनर बने थे। ये 9 ग्रैंड स्लैम विनर है जो कि टेनिस डबल में ये ग्रैंड स्लैम विनर बने थे। गोल्डन स्लैम विनर बने थे। कौन कौन? सबसे पहले बनी थी पाम श्राइवर USA की 1988 में यह बनी थी। फीमेल है, महिला है, ये महिला खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर। दूसरी है गिगी फर्नांडिस, ये भी महिला प्लेयर है, पिटोरिको की प्लेयर है। 1996 में यह गोल्डन स्लैम विनर बनी थी, ये भी फीमेल प्लेयर है, महिला प्लेयर है। तीसरे हैं टॉड वुडब्रिज और मार्क वुडफोर्ड, ये दोनों 2000 में, दोनों की जोड़ी है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, दोनों की जोड़ी है। ये 2000 में गोल्डन स्लैम विनर बने थे। टॉड वुडब्रिज और मार्क वुडफोर्ड, ये दोनों की जोड़ीदार हैं। तीसरी और चौथी है सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, दोनों जुड़वा नहीं, दोनों बहन है। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, इनकी जोड़ी ने 2001 में गोल्डन स्लैम विनर का खिताब जीता था। 2001 में दोनों USA की प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। तीसरे हैं, उसके बाद है डेनियल नेस्टर, ये कनाडा के टेनिस प्लेयर है। 2008 में इन्होंने गोल्डन स्लैम विनर का खिताब जीता था। और ये 8वें और 9 नंबर रैंक पे जो है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, ये ब्रायन ब्रदर्स, ये जुड़वा भाई हैं, USA के प्लेयर हैं, दोनों USA के प्लेयर हैं, ब्रायन ब्रदर्स। 2012 में ये गोल्डन स्लैम विनर बने थे। और यह एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, सेरेना विलियम्स एकमात्र ऐसी टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने सिंगल में और डबल में, दोनों में ही गोल्डन स्लैम विनर का खिताब जीता है। एकमात्र प्लेयर है सेरेना विलियम्स। अब एक बार आज भी सिंगल का भी खिताब देख लेते, कौन कौन सा लिस्ट है उनका भी नाम एक बार देख लेते, एक जगह सुविधा होगा समझने में भी। तो सिंगल में कौन कौन से हैं? स्टेफी ग्राफ सबसे पहली बनी थी, जर्मनी के प्लेयर है, 1988 में। दूसरे बने थे आंद्रे अगासी, USA के प्लेयर 1999 में।
राफेल नडाल 2010 में बने थे स्पेन के प्लेयर। एक बार कमेंट बताइएगा स्पेन के कैपिटल क्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पेन का कैपिटल बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, तो स्पेन का कैपिटल क्या है एक बार बताइएगा, क्योंकि नाम इसका थोड़ा यूनिक सा है। तो सेरेना विलियम्स 2012 में यूएसए की प्लेयर है, ये सिंगल में भी गोल्डन स्लैम विनर बनी थी। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। 2024 में नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर गोल्ड जीता था और गोल्डन स्लैम विनर बने थे। और ओलंपिक में सबसे उम्रदराज प्लेयर भी हैं गोल्ड जीतने वाले। टेनिस में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर कौन है? नोवाक जोकोविच। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंदी हिल्स, जिसे कि नंदीगिरी और नंदी दुर्ग भी कहते हैं। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि बेंगलुरु की एक एनजीओ कंपनी है, एनजीओ है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स सर्विस फाउंडेशन, ये एनजीओ है। इसने मांग की है कि नंदी हिल्स को बायोडाइवर्सिटी हब घोषित किया जाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो बायोडाइवर्सिटी हब इसे घोषित किया जाए। तो नंदी कहाँ है? नंदीगिरी जो हिल्स है, नंदीगिरी हिल्स, नंदीगिरी पहाड़ी या नंदी हिल्स, जिसे कि नंदी दुर्ग भी कहते हैं, बेंगलुरु में यानी कि कर्नाटक में है। यहाँ से उत्तरी पलार नदी, नंदी हिल से उत्तरी पलार नदी, दक्षिणी पेन्नार नदी, चित्रावती नदी, अर्कावती नदी और पापाघनी नदी, ये नदियाँ इस हिल से निकलती हैं। यहाँ एक घाटी भी है, इस घाटी का नाम टीपू ड्रॉप रखा गया है, टीपू ड्रॉप। यहाँ एक कुंड है, जलीय कुंड है, जिसका नाम अमृत सरोवर रखा गया है। तो अमृत सरोवर कहाँ है, किस पहाड़ी पर स्थित है? नंदी हिल्स पर। और टीपू ड्रॉप कहाँ है? टीपू ड्रॉप कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है, नंदी हिल्स पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ था, सारण जिला में। बिहार के सारण जिला में इनका जन्म हुआ था। ये इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिए, लोकनायक इनका के नाम से ये प्रसिद्ध थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बनता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। पॉइंट पे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 घोषित हो गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 105 है। भारत का स्थान 105 है। 27 देशों पर इसका सर्वेक्षण किया, 27 देशों में भारत का स्थान 105 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज 2024। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा, मुंबई भारत में होगा। भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। गेम भी अलग सा है, वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज 2024 पिक बॉल। तो ध्यान रखिए कहाँ होगा? मुंबई में होगा, भारत में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद मोइजू अभी कुछ दिन पहले भारत की यात्रा पर आए थे। ये राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के। मालदीव्स की राजधानी क्या है? माले है। यहाँ का करेंसी रुपया है। तो मालदीव में एनपीसीआई द्वारा रुपे कार्ड को जारी कर दिया गया, लॉन्च किया गया मालदीव में। इसे भी ध्यान रखिएगा। और किन समझौते हुए हैं, कौन कौन समझौते हुए हैं? तो मालदीव ने अपना वाणिज्य दूतावास खोला है बेंगलुरु में। भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला गया है? तो मालदीव्स के अड्डू में, और मालदीव ने भारत में बेंगलुरु में खोला है। और क्या समझौते हुए? 400 बिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय पर भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के बीच में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेकोमा उन्मूलन। ट्रेकोमा उन्मूलन में WHO द्वारा भारत को सम्मानित किया गया है। ट्रेकोमा क्या है? ट्रेकोमा आंखों की बीमारी है। दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रेकोमा उन्मूलन से निजात पाने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। पहला देश नेपाल था, दूसरा म्यांमार और तीसरा भारत है। दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरा स्थान भारत का है। WHO ने इसे सम्मानित किया है। ट्रेकोमा आंखों की बीमारी है। यह बीमारी किसके कारण से होती है? तो बैक्टीरिया के कारण से होती है। सबसे पहले तो इसे ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो क्लैमिडिया ट्रेकोमैटिस बैक्टीरिया से यह बीमारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
एयरफोर्स के डिप्टी चीफ या चीफ वाइस चीफ कौन है? तो एसपी धारकर है, एसपी धारकर है। और एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह एयर फोर्स के चीफ मार्शल हैं। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसैनिक प्रमुख है, नौसेना चीफ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया है। इसमें भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पुरुष भारतीय टीम ने इसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। चलिए अब अगला नोबेल प्राइज, 5 नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो चुकी है। जो 6th है, जो 6वां इकोनॉमिक्स का 2024 का, तो वह सोमवार को घोषणा होगी, सोमवार शाम में घोषणा होगी। तो आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कम से कम नोबेल प्राइज 2024 की, क्योंकि रोज़ अगर देखेंगे, रोज़ अगर रिपीट करेंगे, रोज़ अगर बोलेंगे तो हमें अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जिसे मेडिसिन, जिसे कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा नोबेल प्राइज भी कहते हैं, कि किन्हें प्रदान किया गया है? तो 2 वैज्ञानिकों को, विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के वैज्ञानिक और गैरी रोकिन यूएसए के वैज्ञानिक को। किसके लिए, किस खोज के लिए? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा पुरस्कार है फिजिक्स। दूसरे पुरस्कार किसकी घोषणा हुई थी? फिजिक्स के क्षेत्र में, जिसे भौतिकी का पुरस्कार भी कहते हैं, भौतिकी नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। उनमें 2 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया था। पहले हैं जॉन जे हॉफील्ड, जो यूएसए के वैज्ञानिक हैं, और दूसरे हैं जेफरे ई हिंटन, कनाडा के वैज्ञानिक हैं। इनको किस खोज के लिए दिया गया था? जॉन जे हॉफील्ड है, जो यूएसए के वैज्ञानिक हैं, इनको दिया गया था एआई मशीन लर्निंग के विकास के लिए। एआई मशीन के लर्निंग के विकास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और जेफरे ई हिंटन, जो कनाडा के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डाटा में, जो डाटा एआई मशीन में जो डाटा उपलब्ध है, उनको विशेष, उन डाटाओं का विशेष गुण और विशेषताओं को पहचान करने में इन्होंने काम किया था। तो दोनों को एआई पर ही काम करने के लिए, एआई मशीन लर्निंग के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जेफरे हिंटन को एआई का गॉड फादर भी कहा जाता है। गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा था जेफरे ये हिंटन को। चलिए तीसरा है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इनमें भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। यह 3 वैज्ञानिकों को, ये एक मात्र इस बार अभी तो इकोनॉमिक्स में देखा जाएगा, परंतु अब तक जितनी घोषणा हो चुकी है उनमें से एकमात्र केमिस्ट्री, जिसमें कि 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। उसमें डेविड बेकर को 50% पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है, और डेविस हैसाबिस और जॉन जम्पर को 25% पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो डेविड बेकर, डेविस हैसाबिस और जॉन जम्पर, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है नोबेल प्राइज 2024 का केमिस्ट्री का। तो डेविड बेकर यूएसए के वैज्ञानिक है। इनको किस पुरस्कार के लिए, किस काम के लिए? कंप्यूटेशन प्रोटीन बनाने के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने 2003 में कंप्यूटेशन प्रोटीन लेबोरेटरी में बनाया था। और डेविस हैसाबिस और जॉन जम्पर अल्फा फोल्ड 2 मॉडल बनाया है, अल्फा फोल्ड 2 मॉडल बनाया है, जिसके इस्तेमाल करके, एआई का यूज करके उन्होंने प्रोटीन की संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर का अनुमान लगाने का यंत्र विकसित कर दिया है, कि अनुमान हम लोग लगा सकते हैं पहले से ही प्रोटीन का। इसका यह निर्माण इन्होंने 2020 में किया था। कौन कौन? डेविस हैसाबिस और जॉन जम्पर 2020 में, और 2003 में डेविड बेकर ने प्रोटीन का निर्माण किया था, कंप्यूटेशन प्रोटीन का निर्माण किया था 2003 में। नेक्स्ट है लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में हान कांग साउथ कोरिया की राइटर हैं। इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस काम के लिए? तो इनकी रचनाओं, अपनी रचनाओं में इन्होंने इंसानी जीवन की कठिनता का लेखन किया, उल्लेख किया है, मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया अपने लेखन के माध्यम से। तो इसके इनके कार्य के लिए हान कांग को साउथ कोरिया की लेखक है, ये कोरियन भाषा में लिखती हैं, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, हान कांग को द वेजिटेरियन पुस्तक के लिए 2016 में, द वेजिटेरियन पुस्तक के लिए 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है।
तीसरे, उसके बाद लास्ट में जो 5वां पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, पीस पुरस्कार, यह दिया गया है जापान का एक एनजीओ है, एक संगठन है, निहोन हिडानकियो, निहोन हिडानकियो, इसको प्रदान किया गया जापानी संगठन को। परमाणु हथियारों का होने वाले नुकसान पर दुनिया को जागरूक करने का काम करता है, यानी कि परमाणु हथियारों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, इस पर यह काम करता है निहोन हिडानकियो, जापानी संगठन है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।